हे भगवान, 7 बज गए हैं। आज उठने में तो देर हो गई। रोज सुबह तो 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज ठंड की वजह से नींद ही नहीं खुली। अनन्या जल्दी से अपनी देवरानी इशिता के कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज देती है। अरे इशिता, जल्दी उठो, सुबह के 7 बज गए हैं। अभी माँ जी का फरमान आ जाएगा नाश्ता बनाने के लिए। जी जेठानी जी, उठ गई। बस 5 मिनट और। इतनी ठंड में तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है इशिता, जल्दी से उठ जाना, देर मत करना। इशिता को आवाज देकर अनन्या अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोती है और फिर चाय बनाने के लिए दूध गर्म करती है। तभी इशिता भी जल्दी जल्दी किचन में आती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में हमारे ससुराल वालों को शांति नहीं, ऊपर से इतना सारा काम। इशिता, पुतले की तरह खड़ी होकर कांपती ही रहोगी या फिर अंदर आकर मेरी मदद भी करोगी? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बताइए जेठानी जी, मुझे क्या करना है? इशिता, मैंने चाय बना ली है, तुम एक काम करो, नाश्ते की तैयारी कर लो। तब तक मैं सभी घर वालों को उनके कमरे में जाकर चाय दे आती हूँ। अनन्या और इशिता के ससुराल वाले ठंड आते ही रजाई में घुसे रहते थे। उन्हें चाय तो कभी कभी नाश्ता भी उनके कमरे में ही पहुंचाना पड़ता था। अनन्या अपनी सास मोहिनी के कमरे में चाय देने जाती है। अच्छा हुआ बहू, जो तुम मेरी चाय कमरे में लेकर आ गई हो। बहुत जोरों की ठंड लग रही है, चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिलेगी। एक काम करना, मीरा के कमरे में भी चाय पहुंचा देना। अनन्या देखती है कि उसकी सास के कमरे में हर तरफ स्नैक्स के पैकेट फेंके हुए हैं। माँ जी, कमरे का ये हाल कैसे हो गया? अरे अनन्या बहू, तू तो जानती है मुझे रात में कुछ ना कुछ खाने की आदत है। कल रात को बहुत भूख लगी थी तो बस वही थोड़ा स्नैक खा लिया था। रात को भूख लगती है ऐसे बोल रही है जैसे रात में बिना खाए सोती है। कमरे का कितना बुरा हाल कर रखा है। अब झाड़ू लगाने में और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सास को चाय देने के बाद अनन्या एक एक करके सारे परिवार वालों के कमरों में जाकर उन्हें चाय देती है। अनन्या देखती है कि उसके देवर करण के कमरे में कई सारे झूठे बर्तन रखे हुए हैं। देवर जी, आपके कमरे में ये झूठे बर्तन क्या कर रहे हैं? भाभी, वो क्या है ना, रात में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने केटल में पानी गर्म करके मैगी बनाकर खा ली थी। सॉरी भाभी। तुम ना करण बहुत बदमाश हो। पहले तंग करते हो फिर सॉरी बोलते हो। छोड़ो ये बातें, अब जल्दी चलो, चाय पी लो, ऑफिस भी तो जाना है। सभी घर वालों को चाय देने के बाद अनन्या किचन में आती है। इतने सारे लोगों को चाय देने में ही अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात कही है आपने जेठानी जी। वैसे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है नाश्ते के लिए, आप पराठे बना दीजिएगा। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया। मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ और फिर पराठे बना दूंगी। इशिता और अनन्या दोनों मिलकर जल्दी से नाश्ता तैयार करती हैं। घड़ी में 10 बजे थे और सारे परिवार वाले नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरे मछली पोता बहू, ओ इशिता बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। बहुत ठंड लग रही है, नाश्ता करके धूप में बैठूंगी। हाँ दादी जी, बस लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट। दादी जी, ये लीजिए, नाश्ता आ गया है, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। अनन्या और इशिता सभी को नाश्ता देती है और सभी नाश्ता खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी सास और मोहिनी जी छत पर जाती हैं और छत पर बैठकर धूप सेकती हैं। हाँ, हमारी सास का कितना अच्छा है, खाना खाया और चल दी। कम से कम अपने झूठे बर्तन तो सिंक में रख दे, ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अरे इशिता, इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, इतने सारे बर्तनों के साथ हमें अभी कपड़े भी धोने हैं। बड़ी ननद मीरा और उनके बच्चे घर आए हुए हैं, तो उनके एक्स्ट्रा कपड़े भी हमें ही धोने होंगे। क्या जिंदगी है मेरी। जब से उठी हूँ तब से इतनी ठंड में काम किए जा रही हूँ, लेकिन ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत काम बचा है, चलो हम लोग दोनों काम बांट लेते हैं। ठीक है जेठानी जी। इशिता, तुम बर्तन धो लेना, कपड़े मैं धो लूंगी। सारे कपड़े हाथ से धोने हैं तो तुम्हें और ठंड लग जाएगी। वैसे भी आज सुबह से तुम्हें काफी ठंड लग रही है। इस घर में आप ही हैं जेठानी जी जो मेरे बारे में सोचती है। इशिता बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है और अनन्या कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अरे बाप रे, पानी कितना ठंडा है। इतने ठंडे पानी से कपड़े धोने से तो मेरी हालत खराब हो रही है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मशीन होने के बाद भी हाथ से कपड़े धुलवाते हैं। अनन्या भाभी, आप कपड़े धो रही हैं तो आरव और नीलू के ये कपड़े भी धो दीजिए। दोनों ने खेलते हुए काफी गंदे कर दिए हैं कपड़े, तो अच्छे से धोइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो नौकरानी हूँ ना तुम लोगों की। दे दो और कपड़े ला कर दे दो, मुझे तो ठंड लगती ही नहीं। कितनी ठंड लग रही है, पता नहीं जेठानी जितने ठंडे पानी से कैसे कपड़े धो रही होगी। मुझे तो बर्तन धोने में मौत आ रही है। अनन्या और इशिता ठंड में कांपते हुए अपना सारा काम करती हैं। काम खत्म करने के बाद जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी
हीटर के सामने हाथ पैर सेकने के लिए बैठती हैं, वैसे ही मोहिनी जी इशिता को आवाज लगाती हैं। अरे ओ बहू रानी, जरा छत पर आना। अभी तो बर्तन धोकर हीटर के सामने बैठी थी कि फिर बुलावा आ गया। जरूर कोई ना कोई काम बोलेगी। क्या बहू, पैर में मेहंदी लगी है क्या? छत पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? अब बहू, ठंड की वजह से आजकल मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत दर्द होने लगा है। तेरी दादी सास बोल रही है कि ठंड में अगर हम अखरोट, बादाम मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर लड्डू बनाकर खाएंगे तो हमारी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिलेगा। ऐसा है तो माँ जी, आपको ये लड्डू जरूर खाने चाहिए। इसलिए तो बहू तू एक काम कर, तू बाजार जाकर ड्राई फ्रूट्स, गुड़, खजूर खरीद कर ले आ और बड़ी बहू के साथ मिलकर मेरे लिए लड्डू बना दे। घर में इतना सारा काम पहले से ही है, अब मेरी सास को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने हैं। ये हमें इंसान भी समझती है या नहीं? इशिता मुंह लटकाकर छत से नीचे आती है। क्या हुआ इशिता, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? घर में पहले ही इतना सारा काम है, ऊपर से सासू माँ ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने की फरमाइश की है। मुझे बाजार से ड्राई फ्रूट्स लाने को कहा है। अब इतनी ठंड में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। देखो इशिता, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम बाजार जाकर ड्राई फ्रूट्स और बाकी सामान खरीद लाओ, तब तक मैं घर पर झाड़ू पोछा कर दूंगी। इशिता बाजार के लिए निकलती है, तभी रास्ते में बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर से मैंने इतना पतला स्वेटर पहना हुआ है। ठंडी बस सीधा स्वेटर के अंदर आ रही है। हे भगवान, कहीं मैं ठंड में मर ना जाऊं। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। ठंड से कांप रही इशिता बाजार पहुंचती है और राशन की दुकान पर जाकर ड्राई फ्रूट्स खरीदती है। वहीं घर पर उफ, ये दर्द। ठंड में इतने सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी कमर अकड़ गई है। ऊपर से अभी मैंने 2 ही कमरे साफ किए हैं। सासू माँ का गंदा कमरा तो अभी साफ करना बाकी है। अनन्या बहू, तुम कितना धीरे धीरे काम कर रही हो। आज मेरा कमरा साफ होगा या नहीं? मैं बस वही करने जा रही थी माँ जी। अनन्या जल्दी जल्दी अपनी सास के कमरे में झाड़ू लगाती है। वहीं इशिता भी बाजार से सारा सामान लेकर घर आ जाती है और सारा सामान किचन में रख देती है। तभी हॉल में सोफे पर बैठी मोहिनी। इशिता बहू, तू सारा सामान लेकर आ गई? जी माँ जी, मैं सब कुछ लेकर आ गई हूँ जो आपने लाने के लिए कहा था। अच्छा किया बहू, अब एक काम कर, जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना दे। नाश्ता तो मैंने अच्छे से किया था, लेकिन पता नहीं फिर भी भूख लग रही है। हाँ बुढ़िया, इतना खाती है फिर भी तुझे भूख लग जाती है। मैंने सुबह से ठीक से कुछ खाया तक नहीं है, ऊपर से इतनी ठंड में बाहर से सामान लाने के लिए महारानी जी के लिए अब खाना बनाओ। घर में झाड़ू लगाने के बाद अनन्या किचन में आती है। क्या हुआ इशिता, आप क्यों आग उगल रही हो? पता नहीं हमारी सास हमें समझती क्या है। इतनी ठंड में भी हमें घर का सारा काम करना पड़ता है। ठंडे पानी में हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं और कोई हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं करता। ऊपर से ये बुढ़िया हमें ताने मारने का मौका नहीं छोड़ती है। इशिता, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सास तो हमें इंसान ही नहीं समझती है। वो तो बस हमसे मजदूरों की तरह काम करवाती है। पर अब भी हम कर भी क्या सकते हैं। अगर तेरा चावल धोना हो गया तो एक काम कर, छत पर जाकर कपड़े डाला। जेठानी जी, अब आप मत शुरू हो जाइए। अभी तो मैं इतनी ठंड से बाजार से सामान लेकर आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में खून जम गया हो। मुझसे नहीं होगा। इशिता, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कभी भी ज्यादा काम करने के लिए नहीं बोलती हूँ, पर क्या करूँ, आज बाथरूम में बैठकर इतने सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। मैं अब इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर छत पर कपड़े डाल देती हूँ। छत पर आकर इशिता कपड़ों से पानी निचोड़कर तार पर डालती है। अरे माँ, मैं तो मर गई। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में कोई जान ही नहीं है। मुझसे तो ये कपड़े ठीक से मरोड़े भी नहीं जा रहे। जेठानी जी ने तो आज तो बहुत सारे कपड़े धोए हैं। अब समझ आया उनकी कमर में दर्द क्यों है। इशिता छत पर कपड़े डालकर जैसे ही नीचे आती है वैसे ही मोहिनी। अनन्या बहू, इशिता बहू, आज दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं? खाना बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? खाना बस तैयार हो गया है माँ जी, कुछ ही देर में खाना बन जाएगा। अनन्या बहू, दोपहर के खाने के साथ गाजर का हलवा भी बना लेना। मेरा गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। गाजर को मिक्सी में मत पीसना, अच्छे से घिसकर हलवा बनाना। इतना सारा खाना कम था जो रानी साहिबा ने गाजर का हलवा खाने की भी फरमाइश कर दी है। अपनी सास से परेशान होकर दोनों बहुएं किचन में बैठकर अपनी सास की बुराई करती हैं और गाजर छीलती हैं। कभी कभी तो ये माँ जी भी हद कर देती है। सुबह से रोबोट की तरह हम दोनों काम कर रहे हैं, पर इन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर कभी इन्हें कुछ कह दो तो अपना बुढ़ापा दिखाने लगती है। कितनी बार मैंने इनसे कहा है कि ठंड में किचन में काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एक नौकरानी रख लो। मैंने भी 1-2 बार सासू माँ को नौकरानी रखने के लिए कहा था, पर जब भी इनसे नौकरानी की बात करो तो वो एक ही बात कहती है।
ठंड सिर्फ तुम बहुओं को ही लगती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं अकेले ही पूरा घर संभालती थी। तो तुम लोग ज्यादा नखरे मत करो और चुपचाप जो बोला है वो काम करो। अब क्या ही कर सकते हैं जेठानी जी, हम बहू की ठंड ससुराल में काम करते करते ही निकलेगी। हम बहू के बारे में कौन ही सोचेगा। दोपहर का समय हो गया था। सारा परिवार दोपहर का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। तभी दोनों बहुएं मिलकर अपने कांपते हाथों से अपने ससुराल वालों को खाना परोस कर देती हैं कि तभी क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतनी बुरी तरह से कांप क्यों रही हो? हम लोग सुबह से इतनी ठंड में ठंडे पानी से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी हालत थोड़ी खराब हो गई है। मोहिनी देखो बहू की कैसी हालत हो गई है। अरे बहू को ठंड में काम करने में इतनी दिक्कत होती है, क्या हम घर पर नौकरानी नहीं रख सकते? अशोक मोहिनी को नौकरानी रखने के लिए काफी कहते हैं, लेकिन तभी अशोक जी, हर बहू को ठंड में अपने ससुराल में इतना ही काम करना पड़ता है। अब जब मैं बहू थी तो अकेले ठंड में सारा काम घर का संभाल लेती थी। ये तो फिर भी 2 लोग हैं, इन्हें काम करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हम लोग कोई नौकरानी नहीं रखेंगे। अरे तुमसे बातों में कोई जीत ही नहीं सकता है, जो करना है करो। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ अशोक जी, बताइए ना क्या बात है। मैंने अपने छोटे बेटे करण के लिए एक लड़की पसंद की है। वो मेरे दोस्त की बेटी है। बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की लड़की है। मुझे यकीन है वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, हम लोग लड़की को एक बार देख लेते हैं। अगले दिन घर के सभी लोग छोटे बेटे करण के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मोहिनी जी, बहू तुम लोग घर की बड़ी हो, तुम लोग घर पर ही रहो। रात के खाने की तैयारी करो। मेरा मेथी का पराठा, मटर आलू की सब्जी, चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो ये सारा खाना बना देना। हाँ बुढ़िया, क्यों नहीं, हमें तो यहाँ कहीं बाहर जाना ही नहीं है। हम तो नौकरानी है ना, सारा दिन घर और किचन का काम ही करते रहेंगे। ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए, हम लोग सारा काम कर देंगे। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हमारी सास को ठंड में इतना अलग अलग तरह का खाना खाने का क्यों मन करता है। खाती वो है और हालत हमारी खराब होती है। तुम सही बोल रही हो, एक के बाद एक खाने की फरमाइश हमारे सामने ऐसे सुनाती है जैसे खाना तो चुटकी में बन जाता है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। किचन में इशिता और अनन्या ठंड में परेशान होकर रात का डिनर बनाती हैं। वहीं लड़की वालों के घर में मोहिनी जी और पूरे परिवार को अशोक जी के दोस्त की बेटी काव्या पसंद आ जाती है। और फिर कुछ दिनों में करण और काव्या की शादी होती है। शादी के अगले दिन सुबह 6 बजे। आज तो मेरी पहली रसोई है, एक काम करती हूँ, जल्दी से नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ। काव्या नहाकर किचन में आती है और देखती है कि किचन में कोई नहीं है, सिर्फ बड़ी बहू चाय बना रही है। आज तो मुझे पहली रसोई का खाना बनाना है। खाने में क्या बनाऊं? मेरी सास और दादी सास का है जेठानी जी। काव्या, वो लोग तो अभी सो रहे हैं। वो लोग सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं। वो 9 बजे उठेंगे, तभी वो तुम्हें पहली रसोई में क्या बनाना है बताएंगे। ये कैसी बात हुई? मैंने अपनी पहली रसोई के लिए इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी में से नहाया है, लेकिन यहाँ मेरी सास तो घोड़े बेच के सो रही है। काव्या, यहाँ नाश्ता सभी लोग 11 बजे करते हैं, और तुम एक काम करो, मैंने चाय बना दी है, तुम भी हमारे साथ चाय पी लो। काव्या और अनन्या बात कर ही रही होती हैं कि किचन में इशिता भी आ जाती है। तीनों बहुएं अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठकर चाय का मजा लेती हैं और एक दूसरे से बातें करके काफी हंसी मजाक करती हैं। सुबह 9 बजे। काव्या, ओ काव्या, नाश्ते की तैयारी नहीं हुई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह का नाश्ता क्या दोपहर में देने का इरादा है? नहीं माँ जी, मैं तो आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, आप जो बोलेंगी वो बना दूंगी। तब तो बहू, तुम मटर की पूरी और आलू की सब्जी बना देना, उसके साथ सूजी का हलवा और जलेबी भी बना देना। हमारे घर वालों को मीठा खाने का बड़ा शौक है, और तुम्हारी बड़ी ननद को तो जलेबी बहुत ही पसंद है। अरे मेरी सास तो बड़ी चटोरी निकली, पहली रसोई में खाने की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। हाँ, कितनी ठंड लग रही है, इसमें मटर छीलने धोने में ही हालत खराब हो जाएगी। क्या हुआ बहू, तुम ये सारा खाना बना तो लोगी ना? हाँ माँ जी, मैं सब कुछ बना लूंगी। काव्या देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर बैठे बैठे बिना मुंह हाथ धोए मूंगफली और स्नैक्स खा रही है और पैकेट को जमीन पर फेंक रही है। उसे यह सब कुछ बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बल्कि किचन में जाकर काम करने लगती है। चलो अच्छा है, आज इतनी ठंड में हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन के लिए ही सही, पर आज खाना बनाने से छुटकारा मिला। चलो इशिता, एक काम करते हैं, जब तक काव्या किचन में खाना बना रही है तब तक हम दोनों घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं। क्या जेठानी जी, आज भी झाड़ू पोछा हमें ही करना पड़ेगा?
हाँ मेरी प्यारी देवरानी जी, काम तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ और फटाफट तुम झाड़ू लगा दो। यार पूरे घर में झाड़ू मारते मारते तो मेरी कमर की बैंड बच जाएगी। ऊपर से सासू माँ का रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा रहता है, वहाँ तो झाड़ू लगाने का मन ही नहीं करता है। ये सब सोचते हुए इशिता घर में झाड़ू लगाती है। वहीं अनन्या अपने रूम में पोछा लगाना शुरू करती है। अभी उसे पूरा घर पहुंचना था। वहीं काव्या अकेले ही किचन में सारा नाश्ता बनाती है। हे भगवान, पानी कितना ठंडा है। इतने ठंडे पानी में पोछे को बार बार धोकर घर में पोछे इतने ठंडे पानी में पोछे को बार बार धोकर घर पोछने में तो मेरी हालत खराब ही हो रही है। मेरे हाथ में तो मानो जैसे खून जम गया है। अभी तो सिर्फ मैंने अपना कमरा पोछा है, अभी तो दादी सास, मेरे सास ससुर, ननद, देवर सबके कमरे बाकी है। पता नहीं सारा काम कैसे होगा। अरे यार, आज पहली रसोई में ही मेरी सास ने मुझे इतना सारा काम दे दिया है। मैंने तो कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं बनाया था। ऊपर से इनका किचन कितना ठंडा है, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ठंड में परेशान तीनों बहुएं अपना अपना काम खत्म करती हैं। काव्या सभी को नाश्ता परोसती है और सभी बड़े प्यार से नाश्ता करते हैं। इस तरह काव्या की पहली रसोई हो जाती है और तीनों बहुएं अपने काम खत्म करके छत पर धूप सेकने के लिए जाती हैं। छत पर पहले से बैठी मोहिनी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? दोपहर का खाना शाम को बनाने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, हम तो बस सारा काम करके धूप सेकने के लिए आए थे। हम जा रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी करने। तीनों बहुएं छत से नीचे उतरती हैं और सोचती हैं, हमारी सास कितनी जालिम है। सुबह से हम बहुएं इतनी ठंड में घर का सारा काम कर रही हैं, लेकिन इन्होंने हमें 2 मिनट भी छत पर बैठने नहीं दिया। ये बुढ़िया कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अपने बेटे और बेटियों को तो ये हीटर में बैठाती है, लेकिन हम बहुओं से रोबोट की तरह काम करवाती है। मेरी सास कितनी अजीब है। एक तो सुबह से ठंडे पानी में किचन में काम कर रही हूँ और उन्होंने मुझे धूप पे बैठने ही नहीं दिया, जबकि खुद तो नाश्ता करने के बाद यहीं बैठी हुई है। तीनों बहुएं मन ही मन अपनी सास की बुराई करती हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बहू आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, एक काम करना, आज मुझे दोपहर का खाना मेरे कमरे में ही ला कर दे देना। सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी परिवार वालों का भी खाना उनके कमरे में ही दे आना। ठीक है माँ जी, मैं सबका खाना उनके कमरे में पहुँचा दूंगी। तीनों बहुएं मिलकर पहले दोपहर का खाना बनाती हैं और छोटी बहू काव्या सभी को उनके कमरे में जाकर खाना देती है। काव्या जब अपनी नंद मीरा के रूम में जाती है तो, कैसी ननद है मेरी, खुद तो रजाई में दुबक कर बैठी हुई है और बच्चों को बदमाशी करने के लिए छोड़ दिया है। मामी मामी, मुझे मैगी खानी है, बना दीजिए ना। बेटा दोपहर में मैगी नहीं खाते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बना कर लाई हूँ। कितना टेस्टी खाना है, ये खाना खाओ। नहीं मामी, मुझे मैगी खानी है, तो मतलब मैगी खानी है। काव्या, तुम्हारा भांजा बहुत जिद्दी है, एक काम करो, उसके लिए मैगी बना कर ला दो। दीदी, मुझे अभी बाकी घर वालों को भी उनके रूम में जाकर खाना पहुंचाना है। आप एक काम कीजिए ना, आप ही आरव के लिए मैगी बना दीजिए। क्या अब मायके में आकर भी मुझे काम करना पड़ेगा? तो 3 भाभी को क्या फायदा? काव्या समझ जाती है कि उसकी नंद उसकी कोई मदद नहीं करने वाली है। वो किचन में जाकर खुद ही आरव, विहान और नीलू के लिए मैगी बनाने लगती है। तभी, अरे आज कोई मुझे खाना ला कर देगा या नहीं? घर में 3 बहुएं हैं और तीनों कामचोर हैं। माँ जी, काव्या सबके लिए खाना लेकर उनके रूम में जा रही थी, लेकिन तभी मीरा दीदी ने आरव के लिए उसे मैगी बनाने को कह दिया, इसलिए खाना लाने में थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे नाती को जो खाना है उसे बना कर दो। तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी काम क्या करो, बड़ी सुस्त हो तुम। पता नहीं मेरी सास कैसी है, इन्हें बहू के अलावा हर किसी की परेशानी दिखती है। इन्होंने तो हम बहुओं का जीना दुश्वार करके रखा है। इस घर में मैं अब काम कर करके थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। तीनों बहुएं किचन में होती हैं और अपनी सास की काफी बुराई करती हैं। पोता बहू अनन्या, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दादी जी? तुम्हारे ससुर जी बाजार से लहसुन, पत्ता, मिर्च खरीद कर लाए हैं। एक काम करो, जल्दी से जाकर इनका अचार लगा दो। घर में ऐसे ही सभी लोग तीनों बहुओं से काम करवाते हैं। एक दिन काव्या को उसकी माँ का फोन आता है। माँ, आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है? मेरी सास तो बिल्कुल पागल है। इतनी ठंड में हम बहुओं से रोबोट की तरह काम करवाती है और मेरी ननद के तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। काव्या बेटा, ससुराल में हर लड़की को काम करना पड़ता है, जल्दी तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। तीनों बहुएं अब सारा दिन काम करके परेशान और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। एक दिन सुबह, अनन्या जल्दी उठो और मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे मीटिंग में जाना है। सारा दिन तो मैं काम करती रहती हूँ, कम से कम सुबह तो मुझे सोने दीजिए, कुछ काम खुद भी कर लीजिए। ये हाल सिर्फ अनन्या का नहीं बल्कि इशिता और काव्या का भी था। जब उनके पति कभी कभी उन्हें किसी न किसी काम से सुबह जल्दी उठा देते तो वो ऐसे ही गुस्सा हो जाती थी।
इन तीनों बहुओं की ठंड अब ससुराल में काम करते हुए ही निकलती है। तीनों बहुएं समझ गई थी कि उनके ससुराल में कोई उनकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए तीनों बहुएं आपस में बात करके काम को ऐसे बांटती हैं कि तीनों को ही हीटर के सामने बैठने का टाइम मिल जाता है, जिससे उन्हें अब ठंड में थोड़ा आराम मिलने लगा था। सच में मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं इस ठंड में अपने ससुराल में कभी हीटर के सामने बैठ पाऊंगी, लेकिन जेठानी जी और छोटी देवरानी जी की वजह से मुझे हीटर में बैठने का थोड़ा सा टाइम मिल गया। जेठानी जी, मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, रात का खाना आप बना दीजिएगा, तब मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगी। ठीक है देवरानी जी, मैं सारा खाना बना दूंगी। वैसे भी आपने और इशिता ने सुबह चाय से लेकर झाड़ू पोछा सब कुछ किया है, तो अब आप आराम कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। बहुओं को इस तरह काम बांटकर हीटर के सामने बैठे देखकर चतुर मोहिनी अक्सर उन्हें परेशान करती थी। इशिता, जल्दी कमरे में आना। फिर से बुला लिया इस बुढ़िया ने, ये मुझे कभी भी शांति से हीटर के सामने नहीं बैठने देती है। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? देख ना बहुआ, सुबह से ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। एक काम कर, जाकर सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना, लौंग डालकर गर्म करके ले आ और उसे मेरे पैरों में मालिश कर देना। हाँ बुढ़िया, तुझे तो बैठे बैठे पैरों में और पूरे शरीर में दर्द होता है, हम तो इंसान है ही नहीं, हमें तो दर्द होता ही नहीं है। महारानी जी के लिए तेल गर्म करके लाना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। इशिता मुंह बनाकर किचन में जाती है और मोहिनी ने जैसा कहा था उसी तरह से तेल पकाती है। तेल पकाने के बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके पैरों की मालिश करती है। कितना आराम मिल रहा है, तू कितनी अच्छी बहू है, मेरा कितना ख्याल रखती है। मोहिनी इशिता से अपने पैर दबवा ही रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी रिया हॉस्पिटल में भर्ती है। मोहिनी जी और पूरा परिवार भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती है? डॉक्टर, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? वो इतनी बीमार क्यों है? मेरी बेटी के ससुराल वाले कितने बुरे लोग हैं, इतनी ठंड में भी बेचारी से इतना ज्यादा काम करवाते हैं। देखो मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है उन लोगों ने, बेचारी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। देखिए, आपकी बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। इतने कड़ाके की ठंड में वो इतने दिनों से लगातार ठंडे पानी में काम कर रही है, इसलिए उसे इतनी बुरी तरह से ठंड लग गई है। मेरी बेटी के ससुराल वाले कितने बुरे लोग हैं, इतनी ठंड में बेचारी से इतना ज्यादा काम करवाते हैं। देखो मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है उन लोगों ने, बेचारी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। मोहिनी, आज तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम भी तो अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करती हो। अरे सारा दिन बेचारियों से इतनी ठंड में काम करवाती हो, मशीन की जगह हाथ से कपड़े धुलवाती हो, ठंड में बेवक्त उन्हें बाजार भेजती हो, उनसे ढेर सारे बर्तन धुलवाती हो। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? आज जब अपनी बेटी बीमार पड़ी है तब तुम रो रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूंगी, घर में काम करने के लिए नौकरानी भी रख लूंगी। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी बहुओं से मांगो, तुमने उन्हें बहुत परेशान किया है। मोहिनी उदास होकर अपनी बहुओं से माफी मांगती है और घर पर काम करने के लिए नौकरानी रख लेती है। रिया भी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ जाती है। अनन्या, इशिता, काव्या तीनों हीटर के सामने बैठकर चाय पकौड़े खाती हैं। अब ससुराल में बहू की ठंड अच्छे से गुजरने लगी थी और मोहिनी जी भी अब सुधर गई थी।